Dear students, today we will read about the next topic of your chapter named as light reflection and refraction. अब से पहले हमने जो पढ़ा वो सारा लाइट के रिफ्लेक्शन के बेसिस पे था. आगे इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो आपका लाइट के रिफ्रैक्शन से बेसिस होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है. लाइट का रिफ्रैक्शन मेनली जो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हिंदी में बोल लेंगे पारदर्शी आपके पास जो वस्तुएं हैं वो लाइट का रिफ्रैक्शन अच्छे तरीके से करवा सकती हैं. हमारे पास लाइट का रिफ्रैक्शन करवाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हमें ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन करवा के दिखाना है वो आपके ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बेसिस के ऊपर करवा के दिखाना है. तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि इसमें कैसे क्या होता है. मान के चलें आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. इस मीडियम के ऊपर की साइड में जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है इसके अपसाइड में जो मीडियम होगा उसको अलग मान लेते हैं, जो डाउनवर्ड में होगा उसको अलग मान लेते हैं. मान लीजिए इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अपर साइड के अंदर जो मीडियम है उस मीडियम को आप मानेंगे रेयर और नीचे वाले को मानेंगे डेंसर. सबसे पहली बात इसके अंदर ये कि कोई भी मीडियम है वो आपका रेयर और डेंसर वो कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा उसके बारे में. उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको म्यू से लिखते हैं, म्यू से ऐसे, और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम. यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला एक और भी आएगा लेकिन वो हमें रिफ्रैक्शन के जो लॉज होंगे उनके अंदर पढ़ने को मिलेगा. पहले हम इस बात के बारे में जिक्र करते हैं. देखिए, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो मीडियम होगा आपका रेयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो मीडियम होगा आपका डेंसर. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का माना गया है, 1.003 होता है, और सबसे ज़्यादा जो माना गया है वो डायमंड के लिए 2.42. इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 3. अगर किसी तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो 3 से बड़ा आने लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे मान सकते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई है या फिर वो कोई स्पेशल केस है. जनरली इन द 99% केसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 3. Okay, let us suppose that a ray of light is traveling from rare medium to denser medium. ये जो रे आपकी है इस रे को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. हिंदी में इसका नाम क्या हो जाता है, आपतित किरण. ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं. इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल यहां पर बनता है इस एंगल का नाम होता है एंगल आई, और इसको क्या नाम होगा, इसका नाम होगा इंसिडेंस एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, इंसिडेंस एंगल भी बोल सकते हैं. हिंदी में इसका नाम हो जाता है आपतन कोण. ठीक है, अब इसके बाद में आपकी रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट होती है. मतलब जिस रास्ते से वो आने लग रही थी अब उसी रास्ते से नहीं जाएगी, उसके पाथ में डेविएशन होगा. अब उसके अंदर डेविएशन किस तरीके से होगा उस चीज के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी. एक लॉ है आपका ड्रान, DRAWN. इस चीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल. D से डेंसर, R से रेयर, AW से अवे और N से नॉर्मल. डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट मीन्स दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट ऑलवेज डेविएट्स अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल. अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, हिंदी में डेंसर को बोलते हैं सघन और रेयर को बोलते हैं विरल. अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाती है तो वह हमेशा अपने लंब से दूर चली जाती है. और इसका अपोजिट क्या होगा कि जब आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो
उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में हमें मिलेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वह अपने लंब की ओर मुड़ जाएगी। अब इसके लंब से दूर जाने का और लंब के पास आने का मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखें। देखिए, अगर मान के चलें जहां आपने एक रिफ्रैक्टिव सरफेस मान रखा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मान रखा है जिसके अंदर से आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकती है, अगर बीच में आपका सरफेस नहीं होता तो एक प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट शुड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ दिखा सकते हैं। एक्चुअली में करेगी नहीं, लेकिन हम दिखा सकते हैं अपने काम के लिए। और अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उस टाइम पे क्या बताया मैंने, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अपने लंब की ओर मुड़ेगी, अपने लंब की ओर झुकेगी। तो इस साइड में इसको बना सकते हैं आप। यहां पर जो ये एंगल बनता है, इस एंगल का नाम हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसका नाम क्या होगा, अपवर्तन कोण। ठीक है। अगर इसी कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होगा, एक बार फिर से सरफेस को बना लेते हैं, एक बार फिर से अपनी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। अब की बार आपका केस है डेंसर से रेयर की साइड में। इन द सेम मैनर आप यहां पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। ओके। और ऐसे आपकी रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी, गई नहीं है, जानी चाहिए थी। अगर आपके बीच में, अगर आपकी रे ऑफ लाइट के पाथ ऑफ प्रोपगेशन के बीच में कोई भी मीडियम वगैरह चेंजमेंट नहीं होता तो अगर डेंसर से रेयर जाती है तो इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ऐसे जानी चाहिए थी, ये आपका नॉर्मल है, लेकिन आपकी रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल है, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम फिर से आर है, यहां पर आपका एंगल फिर से आई है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो किस साइड में जाएगी, मतलब किस साइड मुड़ेगी, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो किस साइड में, मतलब दोनों केस, रेयर से डेंसर का भी और डेंसर से रेयर का भी आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए इस चीज को एक बार हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो भी आपने पढ़ा है अभी, इसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। टॉपिक है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। आपके पास एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब के अंदर से आपको रिफ्रैक्शन करवाना है, तो आपकी रे ऑफ लाइट के साथ क्या क्या होगा, मतलब किस किस साइड में डेविएट होगी, उस चीज को देखते हैं। ये आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान लेते हैं। ठीक है। देखिए इसके दोनों साइड में यहां पर एयर मीडियम है, यहां पर एयर मीडियम है, बीच का जो ये मीडियम है ये आपका ग्लास है। और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपकी एयर से ज्यादा होता है। आप इस बात के बारे में याद रखेंगे। आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड टेबल भी दी हुई है, बाकायदा एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर कई तरह के मीडियम मान रखे हैं और उन मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दिया हुआ है। जैसे जैसे आपकी जो एयर है उसके लिए 1.0003 दे रखा है, आपकी आइस के लिए 1.31 दे रखा है, वाटर के लिए 1.33 दे रखा है, अल्कोहल के लिए 1.36 दे रखा है, और आपके पास यहाँ पर एक तरह का ग्लास है तो ग्लास के लिए 2 दे रखे हैं। एक तो संगलित क्वार्ट्ज है वो 1.46 और जो क्राउन कांच है वो 1.52, मतलब दोनों तरह के। और इसके बाद में एक सघन फ्लिंट कांच है उसकी 1.65 है। मतलब आप किसी भी तरीके से अगर कांच के बारे में बात करेंगे, ग्लास के बारे में बात करेंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा ही मिलने वाला है। कहने का मतलब ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयर मान सकते हैं आप, नीचे वाला मीडियम है वो रेयर मान सकते हैं, लेकिन ग्लास का जो मीडियम है वो आपके लिए यहाँ पर डेंसर मीडियम होगा। ओके, let's start. Let a ray of light that is traveling from rare medium to denser medium incident at any point on the glass slab. आपको मैंने पीछे वाले टॉपिक में क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, हमें नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। नॉर्मल का मतलब यहां पर ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट के ऊपर और जो ग्लास स्लैब है इन दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर जो आपका एंगल है ये आपका एंगल आई हो जाता है। अगर मान के चलें इस ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा दिया जाता तो आपकी रे ऑफ लाइट वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करनी चाहिए थी, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके उसको दिखा सकते हैं। एक्चुअल में करेगी नहीं, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि भाई हाँ कर जाती, अगर बीच में ग्लास स्लैब ना होती तो की बात थी वो। ओके, चलिए अभी आपको मैंने बताया कि जब आपकी रे ऑफ लाइट रेयर से मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल इसको बैंड कर देते हैं। ये अपने पाथ से डेविएट हो चुकी है। एक बार अपने पाथ से डेविएट होने के बाद जब तक वो मीडियम चेंज नहीं होता है तब तक आपकी रे ऑफ लाइट एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ओके, यहां पे आपका एंगल बन जाता है रिफ्रैक्शन एंगल आर। ग्लास स्लैब के अंदर जो भी आपका रिफ्रैक्शन है वो दो बार होगा, एक बार होगा रेयर से डेंसर, लेकिन अब अगर आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में आ चुकी है, उसकी एंट्री हो चुकी है, तो उसको बाहर निकलने की जगह भी चाहिए, लेकिन बाहर किस मीडियम में जाएगी वो? रेयर मीडियम में। तो एक बार फिर से हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहां पे कर दिया। नाउ द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अपने नॉर्मल से, जैसे ये अब आनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर जाती है तो ये इस साइड में बैंड हो जाएगी। यहां पर ये आपका एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम आप R1 के नाम से लिख सकते हैं। ये वाला जो एंगल होगा इसको I1 के नाम से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो इसका कंसेप्ट है वो क्या होगा। रे ऑफ लाइट आपकी जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट होती है और जो रे ऑफ लाइट आपकी यहां से इमरजेंट होती है, मतलब बिल्कुल बाहर निकल जाती है, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलल रहती हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आएगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर एंट्री करती है वो उतने ही डिग्री एंगल से आपकी ग्लास स्लैब को छोड़ के बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल रहती हैं। और यही वजह है कि हमारे सामने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आता है कि देखिए आपका जो प्रिज्म है वो भी ग्लास स्लैब का बना हुआ होता है, और आपकी वो भी ग्लास का बना होता है, और आपकी जो ग्लास स्लैब है उसके तो नाम में भी आया हुआ है कि वो ग्लास से बनी हुई है। लेकिन जब ग्लास स्लैब के अंदर से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो आपको व्हाइट लाइट ही बाहर मिलती है, लेकिन अगर प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, लाइट का स्पेक्ट्रम बन जाता है। लाइट है वो अपने 7 कंसेक्यूटिव कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है, जिसको हम विबगयोर बोलते हैं। और इसका रीजन यही है कि जब हम प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे तो जितने डिग्री एंगल से आपकी रे ऑफ लाइट एंट्री करती है, कभी भी उतने डिग्री एंगल से उसको छोड़ के बाहर नहीं निकलती। लेकिन यहां पर आपका केस है वो बिल्कुल आसान सा है ग्लास स्लैब के केस में, कि जितने डिग्री एंगल से आपकी रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के अंदर एंट्री करती है उतने डिग्री एंगल से वो छोड़ के बाहर निकल जाती है। तो इस चीज के बारे में भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब चलते हैं इसके लाज के बारे में। लाज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहला ला क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकंड जो इसका होता है, क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आपका ये पहला मीडियम है, इस पहले मीडियम के अंदर हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ1 के नाम से लिख दिया। जो आपका सेकंड नंबर मीडियम जो डेंसर मीडियम है उसको हमने μ2 के नाम से लिख दिया। क्लियर। और जो थर्ड नंबर मीडियम है वो तो पहले के जैसा है तो उसको हमने μ1 के नाम से लिख दिया। अगर ये जो पहले दोनों आपके सरफेसेज है, अगर हम इसके ऊपर रिफ्रैक्शन सेकंड लॉ को अप्लाई करें तो क्या होगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और म्यू साइन आई और आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से समझिए बात को। मैंने क्या बताया डेफिनेशन के अंदर, सेकंड नंबर ला की डेफिनेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ साइन
एंगल ऑफ साइन के अंदर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ सकता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ साइन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। जो पहले वाला सरफेस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 के नाम से लिख रखा है, क्लियर, उसको μ1 के नाम से लिख रखा है। और पहले वाले मीडियम के अंदर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और एंगल क्या है आपका I। तो मैंने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को किसके बराबर दिखा रखा है, μ2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R। सेकंड नंबर सरफेस में, सेकंड नंबर मीडियम के अंदर आपका एंगल क्या है, आपका एंगल है R और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी। ये जो आपस में इनकी प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है और ये जो आपका लॉ होगा इस लॉ को हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। ये आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। क्या नाम होता है इसका, स्नेल्स लॉ इसका नाम है। जो थर्ड नंबर इसका लॉ है वो क्या होता है, ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज डोंट चेंज। रिफ्रैक्शन के केस में आपकी लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड होगी वो और वेवलेंथ वो दोनों चेंज होती हैं, लेकिन आपके फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे और लाइट के फेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो के लिए जो हमारे टॉपिक थे वो लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में, लाइट का जो बेंडिंग फिनोमेना है उसके बारे में, और ग्लास स्लैब और इसके रिफ्रैक्शन के लॉ, 4 टॉपिक हमने इसके अंदर कवर किए हैं। तो ये चारों आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। देखिए एक चीज इसमें और छूट जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, इस μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही डिवाइड करने लग रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला ये हो जाता है, साइन I डिवाइड बाई साइन R, वेयर I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक पहला जो लॉ था इसके बारे में आपको मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, μ इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके, इन ए गिवन मीडियम। तो ये आपके 4 टॉपिक थे इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आप इनको बुक्स अच्छी तरह से पढ़ें, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।